हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड जो हम कर रहे थे इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हमने पिछली सीरीज़ में भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, चक्रवात, साइक्लोन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप जिसे बोलते हैं, तो इन चारों के बारे में हमने कर लिया है। फुल डिटेल्ड वीडियो हमने किया है। अगर आपको इन चारों के बारे में कुछ भी समझना है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। एक ही वीडियो है, इन चारों के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट जो आज हम करेंगे वो है ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और सूखा। सुनामी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो कि है अल्लाह का बांध। अल्लाह का बांध एक बांध बन गया था ऑटोमेटिकली बाय गॉड, तो उसे नाम दे दिया गया था अल्लाह का बांध। तो इसे भी हम डिटेल में करेंगे। जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ज्वालामुखी विस्फोट। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन के बारे में थी, तो आपको वो देख लेनी चाहिए पहले, उसके बाद ही आप इस वीडियोस पर आइए। यस, तो जो हमारा है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट को इंग्लिश में बोलते हैं वेल्केनो इरप्शंस। ठीक है, मतलब कि ज्वालामुखी जो होती है उसका फट जाना, वोल्केनो बोलते हैं ज्वालामुखी को। और जो ज्वालामुखी है उसकी शुरुआत, उसका नाम कैसे पड़ा, ज्वालामुखी का जो एक रोमन देवता है जिनका नाम था वेल्केनो, जो कि रोमन के जो लोग थे ना, उनका ये मानना था कि जो रोमन के देवता है वेल्केनो, वो भूमध्य सागर के एक द्वीप के नीचे रहते हैं। जो वो उनके देवता हैं वो भूमध्य सागर के एक द्वीप के नीचे रहते हैं, और उन्हीं के नाम पर जो है वो वेल्केनो का नाम पड़ा था। और बहुत सारे यंत्र हैं जो इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटेगी तो उससे पहले ही भविष्यवाणी की जा सकती है, ऐसे यंत्र हैं। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी है वो क्या होती है, पृथ्वी के भूपटल में स्थित वो स्थान जहाँ से गर्म गैसें या पिघलित चट्टानें जो भूपटल से ऊपर की ओर उठती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। वहाँ पर ज्वालामुखी आ जाती है अपने आप ही। और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म गैसें, चट्टानें, लावा, राख और चट्टानों के जो टुकड़े एक सुराख से या फिर अधिक सुराखों से निकलते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं, हम ज्वालामुखी ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी ज्वालामुखी होती है। ये जो मेन इसका फोकस, इसे बोलते हैं फोकस पॉइंट, फोकस तो पृथ्वी जो होती है उसका जो फोकस पॉइंट ये होता है, इसे बोलते हैं, जो ये होता है इसे बोलते हैं हम क्रेटर या फिर वीवर बोलते हैं जिसे, जो ये मेन पॉइंट होता है। यहाँ से जो होती है वो ज्वालामुखी ऐसे इस तरीके से क्या है निकलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस क्रेटर से ना निकलकर एक क्रिएटर और बन जाता है, यहाँ से निकलती है। कई बार ये सुराख बंद हो जाता है या फिर इस सुराख में से ऑलरेडी निकल रही होती है, वो लावा जो होता है वो निकल रहा होता है, तो एक छोटा सा सुराख यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, तो इसे भी क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से किसी भी एरिया से क्या है निकल सकती है ज्वालामुखी के, तो वो भी क्रेटर ही कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का फोकस पॉइंट होता है या जिसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, वो ये वाला पॉइंट होता है पृथ्वी का। ठीक है, जो ये लावा होता है, ये जो पार्ट होता है वो लावे से भरा होता है। जब भी कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होती है वो इसी वजह से होती है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे जो लावा ऐसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो हिल जाती है, और जहाँ पर कमजोर सतह दिखाई देगी वहीं से क्या है ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो लावा है वो ऊपर की ओर आता है, और जो कि ज्वालामुखी के रास्ते वो लावा ऊपर आ जाता है। जो ये लावा था वो ज्वालामुखी के रास्ते ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट जो कहते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो एक्टिव ज्वालामुखी, मतलब कि वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, या फिर सक्रिय मतलब जो जाग रही है ज्वालामुखी। प्रस्तुत ज्वालामुखी जिसे कि डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी मतलब कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्टिव वो होती है जो जाग रही है, जिसमें से लगातार धुआं, लावा या फिर कुछ ऐसी जल वाष्प ऐसी चीजें निकल रही है। और सबसे सक्रिय जो है वो अमेरिका के अंदर हाई द्वीप के अंदर किलागू है, वहां पर किलामू उस ज्वालामुखी से निकलती है, जो कि सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मानी जाती है। प्रस्तुत मतलब कि एक ऐसी जो थोड़े टाइम से सोई हुई है, मतलब कि कुछ सालों पहले तो जली थी लेकिन आज के टाइम पे वो सोई हुई है, लेकिन किसी भी टाइम क्या है वो विस्फोट कर सकती है। और जो है वो इटली में है, विल्सियस में। ठीक है, और जो शांत ज्वालामुखी है वो ऐसी ज्वालामुखी है जो कुछ टाइम पहले कभी विस्फोट हुई थी, और उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो दोबारा विस्फोट होगी, क्योंकि जो उसका मुंह है, जो ये ज्वालामुखी हमने की, तो इसका जो ज्वालामुखी का मुंह है वो अंदर से मिट्टी या फिर पानी से इस तरीके से भर गया है कि लावा इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर कोई चट्टान वगैरह इसके अंदर धंस गई है, जिसकी वजह से लावा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो शांत ज्वालामुखी है वो फट नहीं सकती, वो किसी भी टाइम फट सकती है और वो प्रस्तुत ज्वालामुखी में परिवर्तित हो सकती है। जो शांत ज्वालामुखी है वो ईरान में है,
देवबंद में, और इंडीज पर्वत पर है जो एकाक गुआ है वहाँ पर। ठीक है। और दुनिया का जो सबसे कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है सागर तल के आधार पर वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। और अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी विस्फोट, तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानती हैं कि जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक भाग है वो बहुत ही गर्म होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो आंतरिक भाग है, जो अंदर का भाग है वो लावा से भरा हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अत्यधिक जो ताप होता है उसके कारण जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसके अंदर, लावा के अंदर बहुत गर्मी होती है, उसके कारण जो पृथ्वी है उसके अंदर के पदार्थ, चट्टान, लावा वगैरह जो होते हैं, जो चट्टानें होती हैं वो पिघल कर क्या है लावा या फिर जैसे मेगमा बोलते हैं, तो मेगमा के रूप में बाहर आ जाता है। जैसे कि हमने किया कि मेगमा के रूप में बाहर आएगा, और बाहर आएगा मेगमा या लावा बोलते हैं जिसे। और जो मेगमा होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसके साथ गैसें भी निकलती हैं, और इन गैसों के प्रभाव के कारण जो मेगमा होता है वो बहुत ही तेज़ी से बाहर की ओर आता है। जहाँ कहीं भी धरातलीय सतह कमज़ोर होगी, मैंने यहाँ पर पहले ही कहा कि यहाँ की जो सतह है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से लावा और मेगमा बाहर आ गया है। जो सतह है वो कमज़ोर होगी तो जो शक्तिशाली गैसें होती हैं वो बाहर की ओर आ जाती हैं और इस सतह को तोड़ देती हैं, बाहर विस्फोट के रूप में क्या आएगी, बाहर आएगी। अगर हम ज्वालामुखी विस्फोट को नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट सोए हुए दानव की तरह होते हैं। वो एक ऐसा दानव है जो एक बार तो सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो जागेगा ना तो उसके जागने से जो आसपास का एरिया है वो उसे बिल्कुल ही तबाह कर देगा। वो कहर बरसा देगा और कहर बरसा देगा, आसपास के लोगों पर कहर बसाकर ही शांत होते हैं। ये एक ऐसा दानव है जो आसपास के लोगों को जब तक कहर ना बरसा दे तब तक वो शांत नहीं हो सकते। शांत तभी होंगे जब वो सारी चीज़ें तबाह कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय अगर चक्रवर्ती तूफान आ जाए, चक्रवर्ती तूफान मतलब कि साइक्लोन के बारे में हमने पिछली वीडियो में कर लिया है कंप्लीट कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन को हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ना तो आप मेरी पिछली वीडियो कर लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पहले कर लीजिएगा साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन एक ऐसा तूफान है जो इस वे में चलता है, ऐसे होता है। इसकी पोजीशन अगर आपने कभी देखी हो तो ऐसे होता है। इस जो चक्रवर्ती तूफान होता है अगर वो आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा है वोल्केनो, चक्रवर्ती तूफान समुद्र में होता है और जो वोल्केनो होती है वो समुद्र के टच में होती है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज जो होती हैं, वोल्केनोज जो हैं वो समुद्र के साथ ही हैं। जैसे ही समुद्र में ही पैदा होता है ये जो चक्रवर्ती तूफान है, साइक्लोन है, वो समुद्र में पैदा होता है। जैसे कि समुद्र में ये पैदा हुआ, बना, साइक्लोन बना, जो उच्च ताप और निम्न दाब की वजह से बनता है वो बना ये साइक्लोन। और साइक्लोन क्या हुआ, ऐसे घूमता घूमता आया वोल्केनो के ऊपर, और वोल्केनो की आग जो थी, उसका जो लावा था उसने उसे पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब साथ ही साथ क्या है, चक्रवर्ती तूफान भी चल रहा है। चक्रवर्ती तूफान के साथ साथ आग भी है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये तूफान आग को अपनी तरफ खींच लेता है और एक खतरनाक आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट का मापन कैसे करेंगे हम। ज्वालामुखी विस्फोट का पता लगने अथवा पूर्वानुमान लगने के लिए कई यंत्र बनाए गए हैं, और जो ये यंत्र हैं उसके जो क्षेत्र है, वोल्केनो का जो क्षेत्र है उसके पास रख दिए जाते हैं। और जब भी पता लगता है कि विस्फोट होने वाला है तो उससे पहले ही वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि यहाँ पर वोल्केनो को फटने वाला है, एक्सप्लोजन होने, eruption होने वाला है, विस्फोट होने वाला है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। इससे जान माल की जो हानि है उससे बचा जा सकता है। अगर जो ज्वालामुखी है जो उसका लावा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी जो है उसकी विस्फोटकता जो होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसका पता लगता है कि अगर जो ज्वालामुखी है उसका लावा सिलिका मात्रा में है, सिलिका मात्रा अगर उस लावे में ज़्यादा है, अगर उसमें सिलिका मात्रा ज़्यादा है, लावा जो होगा वो अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब कि एसिड चीज़ उसमें ज़्यादा होगी और उससे विस्फोटकता ज़्यादा होगी। आपने साइंस में किया होगा एसिड एंड बेस मतलब कि अम्लीय एंड क्षारीय। तो अगर एसिड अगर होगा उस लावा में तो वो उससे विस्फोटकता ज़्यादा होगी। अगर ज्वालामुखी का जो लावा है उसमें मैग्नीशियम मात्रा ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, बेस होगा, और उसकी विस्फोटकता कम होगी। ठीक है।
नेक्स्ट हम करेंगे कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें पता ही है कि उसमें से लावा निकलता है जिसे कि हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं और जलवाष्प निकलता है। 60% से 90% तक उसमें से गैसें और जलवाष्प निकलता है। कुछ परसेंट उसमें से CO2 की गैसें निकलती हैं, SO2 निकलता है, NO2 की मात्रा निकलती है। विखंडित पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जैसे कि कुछ पत्थर वगैरह निकल जाते हैं और राख निकलते हैं। अब हम बात करें कि ये चीज़ें तो इसके लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन हम यही नहीं कह सकते कि कुछ जैसे कि पदार्थ निकलते हैं, विखंडित पदार्थ हो गए, गैसें होगी, राख होगी, लावा होगी, यही नहीं निकलते, बल्कि साथ ही कुछ धातुएं भी निकलती हैं। धातुएं जैसे कि सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो ये धातु है वो धरती के नीचे से ही निकलती है। जैसे कि ये धरती है, इसके नीचे ही, इसी एरिया में, जो धरती के नीचे एरिया होता है उसी में ही सोना, चांदी या फिर बहुत सारी हीरे मोती वगैरह जो धातुएं होती है वो इसी में से निकलती हैं। और जो ये है वो लावा का पदार्थ है। लावा ऐसे जब निकलेगा ना, जब बाहर, तो यहाँ की जो चीज़ों की जो इस एरिया में जो भी धातुएं होंगी वो भी बाहर आती हैं। इससे फायदा भी होता है कि धातुएं अपने आप ही बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? इंडोनेशिया है, इटली है एंड अमेरिका है। जो अमेरिका है उसमें 1980 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुई थी जिसमें अमेरिका में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुई थी 1980 में, तो जो 35 मकान थे, 35 घर थे लोगों के, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। और जो उसमें लावा उछला था उसकी फीट की जो ऊंचाई थी वो 330 फीट की ऊंचाई थी, मतलब कि इतनी ऊंचाई तक वो लावा उछला था। और इटली में 3 जुलाई 2019 को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। भारत में जो ज्वालामुखी की गिनती है वो 5 या 6 ज्वालामुखी हैं भारत में। और लेकिन जो उसमें से सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनोज हैं, वो एक भी नहीं है। सिर्फ एक वोल्केनो है जो कि अभी थोड़े हाल ही के दिनों में सक्रिय हुई है, जिसका नाम है बेरन आइलैंड, जिसका अर्थ क्या है? बंजर, मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं है, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। ये जो ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है। और इस वोल्केनो की जो ऊंचाई है वो 3.5 किलोमीटर की है और जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर की है। ये जो ज्वालामुखी है ये सबसे जो पहली बार है वो 1987 में फटा था, लेकिन उसके बाद ये सुस्त हो गया था, सो गया था, जिसे कि हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं या फिर डॉर्मेंट ज्वालामुखी बोलते हैं। और उसके बाद अब ये कुछ हाल ही के दिनों में दोबारा सक्रिय हो गया है, ठीक है। जो इसका नाम था वो बेरन आइलैंड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका नाम याद रखना है। बेरन आइलैंड में था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे था, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर की है। और ये पहली बार 1987 में फटा था। नेक्स्ट जो है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज्वालामुखी जो नीचे है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। जो रीजन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ही है। जैसे कि हमने पीछे यहाँ किया कि जो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो इधर उधर होती हैं, जहाँ से लावा को हल्की सी जगह मिलती है वो निकल जाता है, लेकिन जो यहाँ पर है वो प्लेट्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, यहाँ पर क्रिया नहीं करती। प्लेट्स तो हैं लेकिन यहाँ पर वो क्रिया नहीं करती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट बोलता है कि जो आल्प्स तथा हिमालय पर्वत पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी सतह है वो बहुत ही मोटी है। जो ये पृथ्वी होती है इसकी जो ऊपर वाली सतह है जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट बोला जाता है। और ये जो ऊपरी सतह है यहाँ की जो मोटाई है वो बहुत ही अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ से मतलब ज्वालामुखी वहीं पर विस्फोट होगी जहाँ इसकी जो ये परत होगी वो कमजोर होगी। जो हिमालय पर्वत है या आल्प्स है, यहाँ की जो क्रस्ट है वो बहुत ही मोटी है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ से नहीं होता। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है कि कारण कि ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, किस कारण से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट सबसे फर्स्ट भूकंप के कारण होता है। जब भूकंप आता है तो ज्वालामुखी अपने आप ही फट जाता है। नेक्स्ट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के पास आने या दूर आने से होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, यहाँ की अगर टेक्टोनिक प्लेट्स अगर दूर चली जाती हैं तो यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। जो लावा होता है अंदर का वो बाहर से निकल जाएगा। और प्लस अगर इसमें सेकेंड चीज कही हुई है कि दूर हो जाना, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स दूर हो गई तो ऐसे अगर पास आ गई, जैसे कि ये 2 प्लेट्स थी ये आपस में पास आ गई, लेकिन ये जगह तो इन्होंने खाली कर दी, तो यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट से निकल जाएगी,
ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जैसी साइड होगी तो वहां से ज्वालामुखी निकल जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं प्रभाव। तो इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। जो ज्वालामुखी विस्फोट है इससे ज्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि विस्फोट होने से पहले ही पता लग जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने वाली है, और वहां के जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें सूचित कर दिया जाता है, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है, तो उन लोगों को वहां से दूर कर दिया जाता है। परंतु फिर भी जो ज्वालामुखी के अंदर से जो धुआं निकलता है या लावा निकलता है उससे प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पक्षियों बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और जो पक्षियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी जान को हानि होती है। मानव बस्तियां नष्ट हो जाती है। मानव को तो, लोगों को तो वहां से दूर कर दिया जाता है, लेकिन जो लोगों का घर है वो वहां पर जलकर राख हो जाता है। जो पशु हैं वो मर जाते हैं, और जो नदियां और झीलें हैं वो लावा से भर जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको कहा था कि जो भी ज्वालामुखी होगी, ज्वालामुखी के पास ही कोई ना कोई समुद्र या नदी होगा इस एरिया में, तो वहां से क्या होता है, जो ये लावा होता है वो बाहर निकलकर सीधा नदियों में जाता है, और यहाँ पर नदियों में जाने की वजह से जो नदियां हैं, झीलें हैं, वो लावा से भर जाती हैं, और इसकी के कारण क्या है, बाढ़ भी आती है, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर लावा जाएगा और पानी का जो स्तर है वो बिगड़ जाएगा और वो बाहर की ओर पानी चला जाएगा, उनका फ्लो है, जो लहरें हैं वो बाहर की ओर जाएंगी, और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जो कह रहे हैं कि नदियां झीला लावा से भर जाती हैं और नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जो जंगल है वो जलकर राख हो जाते हैं, और जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो भी मर जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रबंधन 3 तरीकों से होता है। किसी भी आपदा के आने से पहले प्रबंधन करना, उसी जब आ गई है आपदा उस वक्त प्रबंधन करना, और आपदा के आने के बाद प्रबंधन करना। ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अलर्ट कर देना, उन्हें वहाँ से निकाल के किसी और जगह पर पहुंचा देना। उसी समय हम क्या करेंगे, वहाँ जितने भी एरियाज हैं उनसे उन एरियाज तक वो लावा ना पहुंच पाए, इसलिए उस लावे को उसी लिमिट तक रखना, उसी एरिया तक लिमिट बांध कर रखना। कैसे रखेंगे, उसी समय प्रबंधन करना चाहिए। बाद में क्या प्रबंधन करना चाहिए, जो लोग वहां से निकाल दिए गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, पुनर्वास करनी चाहिए, और जो उनका घर बिगड़ा है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो हमेशा हानिकारक नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि उसमें से हमेशा CO2, SO2 या विखंडित पदार्थ, लावा, राख निकले, ये तो निकलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमें फायदे भी दे जाते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी सोना उगलती है, चांदी भी उगलती है, कुछ हीरे मोती भी उसी ज्वालामुखी में से निकलते हैं, कुछ धातुएं हैं जो धरती के नीचे होती हैं, और जब ये ज्वालामुखी फटता है तो साथ ही साथ क्या है, सोना, चांदी व अन्य पदार्थ भी इसके साथ ही बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें ज्वालामुखी विस्फोट का नुकसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ इसके फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सुनामी। सुनामी को इंग्लिश में टी सुनामी किया जाता है। जो टी है इसमें वो साइलेंट होता है, इसलिए इसे सुनामी ही बोला जाता है। जो सुनामी शब्द है वो जापान का शब्द है, जिसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है वो क्या है कि समुद्र तट की लहरें सुनामी कहलाती हैं। इसका अभिप्राय समुद्र में उठने वाली बहुत तरंगी है, ऊंची तेज तीव्र गति से जो तरंगे निकलती हैं, जो कि विनाशकारी लहरों से होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी बहुत तेज ऊंची गति से निकलने वाली या फिर विनाशकारी लहरें जब निकलती हैं तो उसे सुनामी बोला जाता है। समुद्र जल से गुजरने वाली उच्च लहरें, जो ऊंची समुद्री लहरें होती हैं, उसको जन्म देती है समुद्र जल, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी का जो मेन कारण होता है, जो मेन रीजन होता है वो भूकंप होता है। भूकंप की वजह से सुनामी आती है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको पिछले सीरीज में ही बताया, जब ज्वालामुखी विस्फोट किया कि ज्वालामुखी था, और ज्वालामुखी से जैसे ही निकली वो समुद्र में गई, और समुद्र की जो थी वो लहरें बिगड़ गई, और आगे क्या हुआ, जो बाकी के लोग होंगे जो वहां पर निकास करते होंगे, रहते होंगे, तो वहां के लोगों को सुनामी को सहना पड़ेगा। तो सुनामी का जो मेन कारण है वो क्या है, भूकंप भी होता है, कि यह तो एक कारण ये हो गया। नेक्स्ट कारण क्या होता है कि भूकंप, इसी एरिया में क्या है, भूकंप आ गया, तो भूकंप की वजह से भी क्या है, वहां के लोग प्रभावित होंगे और सुनामी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सुनामी की जो लहरें हैं उसकी गति जो होती है वो बहुत ही तेज होती है, जो कभी भी 2400 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो जाती है। तटों के निकट पहुंचकर इन लहरों की जो ऊंचाई है वो 5 से 6 मीटर तक ऊंची हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे कि भारी जान माल का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान सामना करना पड़ता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी की लहरों से क्या हुआ था, दक्षिण पूर्वी
एशिया में लाखों लोगों के मकान नष्ट हो गए थे और जो लोग हैं वो सुनामी की लहरों के कारण का सबसे अधिक प्रभाव जो था, जो इन सुनामी की लहरों का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ा था, लक्षद्वीप पर पड़ा था, केरल पे पड़ा था और तमिलनाडु पे पड़ा था। तमिलनाडु पे 7,000 से अधिक लोग जो थे वो मर गए थे। जो इस सुनामी की लहरें थी उसकी जो ऊंचाई थी वो 50 मीटर की ऊंचाई थी, जो कि विभिन्न 11 अलग अलग देशों से होकर गुजरी, जिसमें 2,80,000 लोग जो थे इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट जो कहते हैं कि वो 1883 में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसके ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से क्या है, भूकंप आ गया था। भूकंप आने की वजह से सुनामी आ गई थी। नेक्स्ट क्या कहा, ये चीज़ सेम हुई जो मैंने यहाँ करवाया, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जैसे कि ये ज्वालामुखी थी, यहाँ ये एक समुद्र है जहाँ पर सुनामी आएगी। भूकंप जो ये है वो यहाँ गिरा, एकदम से जो लावा है वो समुद्र के अंदर गिरा तो भूकंप पैदा हुआ। जब भूकंप पैदा हुआ, भूकंप की वजह से जो समुद्र की लहरें हैं वो हिलने लगी और वो जाकर एक ऐसे एरिया में प्रभावित हुई जहाँ पर लोग रहते थे और लोगों को उस सुनामी का सामना करना पड़ा। और इस सुनामी की वजह से क्या हुआ था, भूकंप आया, सुनामी आई और इसकी वजह से 36,000 लोग मर गए थे। जो इंडोनेशियन में रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया में 31 सुनामियां आ चुकी हैं, जापान में 150 सुनामियां आ चुकी हैं। हमने पहले किया कि हम अल्लाह का बांध पढ़ेंगे। अल्लाह का बांध क्या है उसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है अल्लाह का बांध। 16 जून 1819 को गुजरात राज्य के कच्छ में भयंकर भूकंप आया था। कहाँ आया था? गुजरात के कच्छ में एक भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप के कारण अरब सागर में जोरदार सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई। हमने पहले किया कि भूकंप की वजह से क्या होती है, समुद्र की लहरें उत्पन्न होती है, सुनामी आती है। और इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थलीय भाग ऊपर की ओर आ गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भूकंप आया, इस एरिया में भूकंप आया और जो ये एरिया था ना, इसकी जो जमीन थी वो ऊपर की ओर चली गई। हमने पहले किया कि स्ट्रक्चर इसका बिगड़ जाता है। जब भी कोई भूकंप आता है, भूकंप की अगर आप सीरीज सुनेंगे तो उसमें पता लगेगा कि स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है वहाँ की जो जमीन होती है उसका। तो ये जो जमीन थी भूकंप की वजह से ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई थी और लोगों, जब सुनामी आई, बाढ़ आई, तो ये जो एरिया था वो सुनामी से, पानी से घिर गया था। और जो ये जगह थी यहाँ पर लोगों ने शरण ली, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रहे, शरण प्राप्त की और इसी बांध को अल्लाह का बांध बोला जाता है। पानी जल से घिरे लोग इसके ऊपर, इसी ऊपर स्थल भाग पर, इसके ऊपर जो स्थल भाग ये जो बन गया था इसके ऊपर शरण ली और इसी को अल्लाह का बांध कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सुनामी जो है उसके कारण क्या है। सबसे फर्स्ट हमने किया कि भूकंप की वजह से सुनामी आती है। नेक्स्ट हम करते हैं कि भूसंकलन की वजह से सुनामी कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल समुद्र में ये समुद्र है, ये दोनों तरफ तट है। अगर आप भूसंकलन की सीरीज देखो तो ये मैं पहले करवा चुकी हूँ कि ये दोनों तट है और ये तट, ये जो पानी है, ये पानी क्या होता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है। तो ये नीचे वाली जगह होती है इसे ये खोखला कर देती है। जब खोखला करेगी तो इसको कोई भी मजबूती देने वाली कोई चीज नहीं होगी। तो ये जो तट है ये अंदर की ओर गिर जाता है, ये तट यहाँ पर गिर जाएगा और जो यहाँ का पानी होगा वो बाहर चला जाएगा। इसलिए ये समुद्र में अगर भूसंकलन होता है, ये भूसंकलन कहलाता है। अगर समुद्र में भूसंकलन होता है तो भी सुनामी आ जाती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि समुद्र व द्वीपों पर होने वाले ज्वालामुखी उद्गार की वजह से ज्वालामुखी जब फटती है तो वो समुद्र में गिरता है, जो कि उसका लावा होता है, उसकी वजह से भी सुनामी आती है। हिमखंड या उल्का पिंड अगर समुद्र में गिर जाएगा तो उसकी वजह से भी पानी का फ्लो जो है वो बिगड़ जाता है और उसमें भी सुनामी आ जाती है। जो मानवीय कारण है वो सबसे बड़ा जो कारण है वो परमाणु प्रशिक्षण है। लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भी सुनामी आ रही है। मैंने फर्स्ट सीरीज में यही बताया था कि जो आपदाएं हैं वो ये जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में मानव का बहुत बड़ा हाथ है, लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों के कारण ही ये आपदाएं आ रही हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हम प्रभाव क्या है, मतलब कि अगर सुनामी आती है तो क्या होगा,
भू आकृति में परिवर्तन होगा और नष्ट हो जाएगी। जो भी भूमि की आकृति होगी, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो बिगड़ जाएगा। जनधन की हानि होगी, लोगों की जान माल की क्षति होगी, हानि होगी। मिट्टी का ह्रास होगा, मतलब कि जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो खत्म हो जाएगी। तटीय वनस्पति का ह्रास होगा, जो कि वनस्पतियां हैं जो बहुत ही फायदा पहुंचाती हैं। कुछ वनस्पतियां जो बीमारी में काम आती हैं, बहुत से बीमारियों को जड़ से मिटाने में जो वनस्पतियां काम आती है उसका खात्मा हो जाएगा। जो नदी के ऊपर जो डेल्टा होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। समुद्र में जो समुद्री जहाज हैं उनको हानि होगा, क्योंकि अगर समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होंगी, बहुत फ्लो हो जाएगा अगर उसमें तेजी से, तो जो जहाज है वो भी डूब सकते हैं। और जो समुद्री जीवन होता है, जैसे कि जो समुद्र में जो मछलियां हैं उनका भी बहुत नुकसान पहुंचता है, उसमें बदलाव हो जाता है उनके जीवन में। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रबंधन पहले, मतलब कि अगर सुनामी का हमें पता लगा सुनामी आने वाली है तो हम क्या प्रबंधन करेंगे, उसी वक्त हम क्या प्रबंधन करेंगे और बाद में हम क्या प्रबंधन करेंगे। जो सुनामी है, जैसे ही हमें पता लगा कि सुनामी आने वाली है तो हम क्या करेंगे, जो भी लोग सुनामी से प्रभावित होने वाले हैं उन्हें उस जगह से हटा दिया जाएगा। उसी समय हम क्या करेंगे, जब सुनामी आ गई है तो हम देखेंगे जो लोग उसमें फंसे हुए हैं तो हम उन्हें बाहर निकालें, लोगों को चिकित्सा प्रोवाइड करें, जो मतलब कि फर्स्ट एड करें। कोई भी इमरजेंसी, बाद की ये केस है कि अगर कोई भी पर्सन को जख्मी हो जाता है या फिर इमरजेंसी केस में आ जाता है तो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करें या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करें। लोगों का रिहेबिलिटेशन किया जाए, पुनर्वास किया जाए, उनके लोगों के जो घर हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो अगर आपको प्रबंधन के बारे में देखना है तो बाकी मैंने जो पहले 4 मैंने कर दिए हैं, भूकंप किया है जिसमें बाढ़ हो गई है, भूसंकलन है, तो उनमें जो प्रबंधन किए जाते हैं पहले या उसी समय या बाद, उसमें मैंने डिटेल में समझाया, आप उसमें से कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि सुनामी जांच यंत्र की, कुछ ऐसा यंत्र है, कुछ ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यंत्र होते हैं कि लोगों तक हम यंत्र कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें या फिर हम उस चीज़ के बारे में पता लगा सकें कि उस जो सुनामी है उसकी तीव्रता कितनी है, विनाश कितना होगा, इस चीज़ के बारे में हम पता लगा सकें। तो सबसे फर्स्ट कहते हैं डार्ट शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हम उसकी फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। मतलब कि सुनामी का असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है और रिपोर्ट करना है। सुनामी जो डार्ट है वो तकनीक से सुनामी का पता लगाकर संबंधित जगहों को तुरंत सूचना भेजती है। जो डार्ट है वो सुनामी का पता लगाती है और लोगों को अलर्ट करती है कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। जो डार्ट है उसके 2 प्रमुख हिस्से होते हैं। द फर्स्ट इज द सुनामी मीटर। सुनामी मीटर क्या करता है कि जो भूकंप आता है, भूकंप आएगा, भूकंप की तीव्रता को जांचता है कि भूकंप कितनी स्पीड से आया, उसी के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि जो सुनामी है उसकी कितनी स्पीड होगी और उससे विनाश कितना होगा, इससे लोगों को नुकसान कितना होगा। एंड जो नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट जो प्रमुख पार्ट है उसका, एंड जो सेकंड प्रमुख पार्ट है वो क्या होगा, वो होगा सिग्नलिंग, मतलब कि सिग्नल देना लोगों को, एंड कम्युनिकेशन मतलब उनसे बातचीत करना। इस उपकरण के माध्यम से सुनामी के सभी जो संभावित क्षेत्र हैं, जो भी प्रभावित क्षेत्र होंगे, वहां के जो आसपास के क्षेत्र होंगे, उसमें जो खतरे की जानकारी देना है कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, इतनी स्पीड से आएगी, इतना विनाश हो सकता है, तो आप वहां से क्या है हट जाओ। तो लोगों को क्या है, जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या कहता है, जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि दूसरी आपदाओं की तुलना में जो सुनामी है उसका प्रभाव कम करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो दूसरे जो भी आपदाएं हैं उनका प्रभाव कम करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन सुनामी का प्रभाव, उसके इफेक्ट को कम करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो सुनामी है उससे होने वाला नुकसान जो होता है वो बाढ़ के नुकसान से कम होता है। क्योंकि बाढ़ जो है वो नॉर्मली आती है कि पानी ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाती है, किसी भी एरिया में बाढ़ आ जाती है, किसी नदी में पानी ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, इसमें पहले भूकंप आएगा, कोई ना कोई कारण होगा। क्या कारण होगा, भूकंप आएगा या ज्वालामुखी से कुछ चीज़ गिरेगी, उल्का पिंड गिरेगा। तो उन चीज़ों की वजह से अगर सुनामी आती है तो सुनामी 2 चीज़ों में होगी, एक तो भूकंप आएगा या इससे रिलेटेड कोई भी कारण होगा, प्लस सुनामी आएगी, तो उससे जो होगा वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बाढ़ है, बाढ़ से होने वाली नुकसान से कई गुना अधिक होता है। जो सुनामी का नुकसान है बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसका प्रबंधन काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। इसका प्रबंधन नहीं किया जा सकता, परंतु नामुमकिन नहीं है, प्रबंधन किया जा सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो सुनामी है उसको रोका नहीं जा सकता, परंतु वहाँ के रहने वाले लोगों को सूचना देकर लोगों की जो जान माल की हानि है उसको कम किया जा
जा सकता है। जो भूकंप का केंद्र है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि भूकंप का केंद्र जितना कम गहराई में होगा उतनी ही तेज और विनाशकारी सुनामी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें कि ये जो है वो है हमारा समुद्र, ये जो हमारा समुद्र, ये हमारी ऊपर की लहरें हैं, ये नीचे है समुद्र। उन्होंने यही बोला कि जो भूकंप का केंद्र जितनी कम गहराई में होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ है तो हमारा जो क्या कहते हैं, जो सुनामी की तेजी होगी या विनाशकारी होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ है तो ज़्यादा होगी, अगर यहाँ है उसका केंद्र तो उससे कम होगी, क्योंकि वो ऊपर तक जो ये भूकंप होगा इसकी लहरें ऊपर तक पहुँचने में टाइम लेगी, उतने में थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। और इससे नीचे होगा तो और ज़्यादा कम होगी, मतलब कि जितना नीचे होगा भूकंप का केंद्र उतना ही कम विनाशकारी होगा, और जितना ही नज़दीक होगा, जितना ही ऊपर होगा उतना ही, जितना नज़दीक कम गहराई में होगा तो उतना ही ज़्यादा उस पर इफेक्ट डालेगा, उतनी ज़्यादा विनाशकारी सुनामी आएगी। नेक्स्ट जो है वो है सूखा। नेक्स्ट, जिसे कि इंग्लिश में हम ड्रॉट कहते हैं, ड्रॉट, सूखा। सूखा एक काफी घातक प्राकृतिक प्रकोप है जिसके कारण कृषि वनस्पतियों को बहुत क्षति होती है, क्योंकि पानी नहीं है। सूखा का मतलब वही है ना कि हमारे पास पानी ही नहीं है कि हम कृषि या वनस्पतियों को उगा सकें, तो इसलिए कृषि और वनस्पतियों को बहुत ज्यादा हानि होती है। इससे जीव जंतु पानी के अभाव के कारण, पानी की कमी के कारण तड़प कर मर जाते हैं। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पानी है ही नहीं, कहीं पीने तक को पानी नहीं है, वो है सूखा। ठीक है, भारत में मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर हम दो चीजें करेंगे, एक तो मौसम विभाग के अनुसार करेंगे और सेकंड जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार क्या कहता है कि सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वार्षिक वर्षा 75% से कम होगी। अगर 75% से कम होगी तो वो मौसम विभाग के अकॉर्डिंग सूखा कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूखा वह स्थिति है जब देश में सामान्य वर्षा का 85%, 85% तक कम वर्षा होती है, तो उसे सूखा बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार। सूखा एक प्राकृतिक प्रकोप है, एक प्राकृतिक प्रकोप है जो कि बाकी प्रकोपों से क्या है, कम है। जो बाकी जो आपदाएं हैं उससे बहुत अलग है। ये जो सूखा है वो बहुत अलग है बाकी आपदाओं से। इसका आरंभ धीरे धीरे होता है। बाकी जो आपदाएं होती हैं वो एकदम से आती हैं और लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन जो ये है आपदा वो धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि पानी की कमी होगी, धीरे धीरे होगी। सूखे जो है बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है कि बहुत ही बड़े एरिया को इफेक्ट कर सकते हैं। सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जो लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, कम वर्षा मतलब कि बहुत कम वर्षा हो रही है इसलिए सूखा पड़ गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अत्यधिक वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब कि जो बादल, जो सूर्य है वो पानी को सोखता है, जैसे कि साइंस में हमने किया है। तो अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो जलाशय या भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग, जो कि भूमिगत जल है, कोई कुआं है या कोई और ऐसी जगह है जहां से हम प्रयोग बहुत ज्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, सूखा आ जाता है। उससे क्या होता है, भूतल के जो जल है उसमें कमी हो जाती है, और यही सूखा की एक परिभाषा है। जो वर्षा का अभाव है, सामान्य वर्षा से अगर 25% कम होता है तो उसे सामान्य सूखा कहा जाता है। 25% से कम है तो सामान्य सूखा, 25 से 50% से कम है तो उसे क्या, 25 से 50% के अंदर है तो उसे सामान्य सूखा, जिसे मॉडरेट सूखा बोला जाता है, मॉडरेट ड्रॉट बोला जाता है। 50% से अगर अधिक वर्षा का अभाव हो जाता है सामान्य वर्षा में तो उसे प्रचंड सूखा बोला जाता है, जिसको वो अदर नेम्स में बोला जा सकता है कि वो उच्च सूखा है, बहुत ज्यादा सूखा है, या कठोर सूखा है बोला जा सकता है उसे। ठीक है, प्रचंड सूखा, उच्च सूखा, कठोर सूखा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है सूखा के कारण, कि सूखा क्यों आता है, क्यों सूखा मतलब क्यों ड्रॉट आता है, क्यों सूख जाती हैं जगहें। तो सबसे फर्स्ट जो कारण है वो यही है कि वर्षा ना होना, एक लंबे समय तक वर्षा ना होना, लॉन्ग टाइम के लिए पानी ना होना, किसी भी जगह पर पानी ना आना वर्षा के जरिए। और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जल स्रोतों का समाप्त हो जाना, जो कि जल स्रोत है, जैसे कि कोई कुआं है, नदी है, या कोई भी ऐसा नलका है, वहां पर जो पानी का स्रोत है वो खत्म हो जाना।
नेक्स्ट कहता है कि वनों की अत्यधिक कटाई। वन जितना ज्यादा हम वनों को काटेंगे उतना ज्यादा हमारे पास सूखा हो जाएगा, क्योंकि जो हरा होता है, हरा जो वन है वो हरे हैं, जो हरा होता है उसमें पानी को, नमी को इकट्ठा रखने की शक्ति होती है, और जितना हम वनों को काटेंगे उतना ज्यादा सूखा हो जाएगा। भूमिगत जल की कमी हो जाएगी, या भूमिगत जो जल है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है अंधाधुंध दोहन हो रहा है। अंधाधुंध दोहन मतलब उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है। जो मानसून ऋतु है, मानसून ऋतु वो ऋतु होती है जिसमें वर्षा होती है। तो ये कह रहे हैं कि मानसून ऋतु का देर से आगमन, कि मानसून ऋतु बहुत देर से आई लेकिन वो शीघ्र ही प्रस्थान कर गई, वो जल्दी ही चली गई, बारिश हुई ही नहीं, आई और चली गई। तो उससे क्या होगा कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। मानसूनी वर्षा में दीर्घ अंतराल, मतलब कि एक लॉन्ग उसमें टाइम पीरियड रहना, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन रहना उस चीज में। जैसे कि वर्षा आई इस टाइम में और एक लॉन्ग टाइम वर्षा आई ही नहीं, एंड द नेक्स्ट टाइम फिर वर्षा आई, तो बीच का जो टाइम होगा वो सूखे से ग्रस्त हो जाएगा। वर्षा जो है वो जल का संरक्षण न कर वर्षा जल का संरक्षण न कर पाना, मतलब कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, कि जो पानी है उसे संरक्षण न कर पाना भी सूखे का एक कारण बनती है। सिंचाई सुविधाओं में अभाव, की हम सिंचाई को अच्छे से कर ही नहीं पा रहे, हम पौधों को पानी दे रहे हैं, हम जो भी हमने खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसको पानी दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसे वे से दे रहे हैं, हमारे पास टेक्निक्स ही नहीं है कि हम उसमें पानी ज्यादा डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, पानी का वेस्टेज होगी और पानी का अभाव हो जाएगा। मरुस्थलों का वायु के कारण हुआ प्रसार, मतलब कि जो मरुस्थल है वो पानी की जो वायु है उसकी वजह से मरुस्थल का जो एरिया है वो बढ़ता रहता है। मिट्टी में नमी धारण क्षमता जो है वो कम हो जाती है, कम हो जाने की वजह से भी क्या है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है सूखे के प्रभाव या परिणाम, मतलब कि सूखा अगर आ गया है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या उसके रिजल्ट निकलेंगे। सबसे फर्स्ट अगर सूखा पड़ गया है तो हमें पता है कि हमारे पास पानी नहीं है, तो हम कृषि कैसे कर पाएंगे। कृषि उत्पाद व खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी, फसलें जो होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी, लोग जो हैं वो कुपोषण और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, खाद्यान्नों की कमी हो गई है, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कुपोषण और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। क्रम शक्ति का ह्रास हो जाएगा। शक्ति मतलब जो उनके काम करने की शक्ति है, वो अगर भूखमरी और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो उनकी जो काम करने की शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि सामाजिक जो अपराध है, अब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो दैट श्योर कि वो कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, वो चोरी करेंगे, ठगी, बेईमानी, इन ऐसी कुछ सामाजिक अपराध को बढ़ावा मिलेगा इन आपदाओं की वजह से, और जो तनाव में उच्च दर आएगा, मतलब कि लोग जो है वो टेंशन में रहने लगेंगे। बिना चारे के जो पशु हैं उनकी मौत हो जाएगी, वो जो पशु हैं बिना चारे के मरी जाएंगे। बिना कुछ खाए कितने टाइम तक एक जानवर है वो जीवित रह सकता है, सो जो जानवर है उनकी मृत्यु हो जाएगी। जो दूषित जल है वो पीने के लिए बाध्य हो जाएंगे लोग, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, जो भी उन्हें गंदा पानी मिलेगा वो भी पीने को तैयार हो जाएंगे, और जिससे बीमारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो जनसंख्या की कमी हो जाएगी। अगर इतना सब कुछ होगा तो दैट श्योर कि लोग जो है वो मरेंगे और जनसंख्या की कमी हो जाएगी। सूखे से बचने के जो उपाय हैं या प्रबंधन, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, कि हमें बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मतलब कि जो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो गवर्नमेंट करती है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लानिंग करती हैं। हम रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिजास्टर के टाइम पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करती हैं, वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप वो देख लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो नेक्स्ट क्या इसी में क्या बोलते हैं कि कुछ योजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं जो बहुउद्देश्य, बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, जोहड़ व तालाबों का निर्माण करना। जोहड़ एक ऐसी जगह होती है, एक नदी टाइप सी होती है जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, और बांध बना सकते हैं हम। वृक्षारोपण, हमारा कारण यही था कि लोग वृक्षों को अत्यधिक कटाई कर रहे हैं, वृक्षों की अत्यधिक कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूखा पैदा हो रहा है। तो उस कारणों को खत्म कर दो, वृक्षारोपण कर दो, कारण ही खत्म हो गया तो सूखा क्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो कृषि है उसके हेतु सिंचाई के लिए उचित तकनीक होनी चाहिए। हमने पहले किया कि सिंचाई की सुविधा नहीं है, सुविधाओं में अभाव है, तकनीक ही नहीं है एक, तो तकनीक को क्या है, उचित तकनीक का प्रयोग करके, जैसे कि ड्रिप सिस्टम से हम क्या है, जो हमारी कृषि है उसको पानी दे सकते हैं, बूंद बूंद करके, हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम को, बूंद बूंद करके सिंचाई करना, या फिर छिड़काव कर सकते हैं हम, जिससे क्या है सूखे से बचा जा सकता है, पानी की वेस्टेज से बचा जा सकता है। जो ये
थे वो सूखे से पहले या बाद में हमें ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनानी चाहिए, प्रबंधन करनी चाहिए, मैनेजमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो बोलता है कि वर्षा जल को एकत्रित करके जो वर्षा जल है उसको हम स्टोर कर ले। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले तो भी क्या है, पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है। नेक्स्ट जो है वो नदियों को जोड़ना है कि नदियों को जोड़ दिया जाए तो भी क्या है, पानी हमारे तक मिल जाएगा और सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि पानी की उचित व कम उपयोग करके, पानी है उसका कम प्रयोग करना या फिर वहां उपयोग करना जहां पर उसका उपयोग करना सही हो। भूमिगत जल का भंडारण करना, मतलब कि जो भूमिगत जल है, कोई नलका है, नलका जिसे नलकूप भी बोलते हैं, नलका है या फिर कोई कुआं है, नदी है, तो उसका भी क्या है, भंडारण करके रखना, स्टोर करके रखना। प्रतिरोधी फसलें उगाना जो कि बिना पानी के भी उग सकती हैं, ऐसी फसलें उगाना जो बिना पानी के उग सकती हैं, जैसे कि कुछ कंडे होते हैं, कैक्टस होते हैं या एलोवेरा होते हैं, बिना पानी के उग सकते हैं। इन चीजों को उगाना क्योंकि ये हरे हैं, हरी चीजें उगने की वजह से जो उनकी धरती है उसमें नमी बनी रहेगी और वो सूखे की कंडीशन से, सूखे की स्थिति से हम बच सकते हैं। सूखा अगर आ गया है उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सूखे के टाइम बहुत से लोगों को हेल्प करती हैं, जैसे कि पेयजल का वितरण करना, जो पानी पीने लायक हो उसे लोगों में प्रोवाइड करवाती हैं, दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं, पशुओं के लिए चारा देती हैं, उनको खाने के लिए पशुओं के चारा प्रोवाइड करवाती हैं और जागरूकता फैलाती हैं। कुछ ऐसे सिस्टम्स या फिर कुछ ऐसी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपस लगाए जाते हैं, तो और उसके साथ साथ वो जागरूकता को फैलाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो भारत का 68% जो भाग है, भूभाग है, वो सूखे से आशंकित है। गुजरात का जो कच्छ है, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, उड़ीसा का आंतरिक भाग, हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाके सूखे से ग्रस्त हैं। एक चीज और नोट करने वाली है, जो राजस्थान है वो सूखे से ग्रस्त है। राजस्थान के कुछ इलाके सूखे से ग्रस्त हैं और साथ ही साथ राजस्थान के कुछ इलाके बाढ़ से भी ग्रस्त हैं। तो जब आपने बाढ़ पढ़ी होगी तो मैंने आपको बाढ़ में राजस्थान के बारे में डिटेल में बताया, तो आप वो सीरीज देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान में जैसे कि अरावली, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इन एरियाज में भी सूखा बहुत ज्यादा है। दक्षिणी पंजाब हो गया, हरियाणा, बुंदेलखंड आदि इलाकों में भी सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। ये जो इलाके हैं वो सूखे से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो दक्षिणी बिहार सूखे से ग्रस्त है, परंतु जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से ग्रस्त है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो राजस्थान है उसके कुछ जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ से ग्रस्त है और कुछ सूखे से, वैसे ही जो दक्षिण बिहार है वो सूखे से ग्रस्त है और जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से ग्रस्त है। ये प्राय देखा गया है कि जब एक देश में के कुछ भागों में बाढ़ कहरा रही होती है, जब बाढ़ कहर ढा रही होती है, जब बाढ़ आई होती है और दूसरे ही क्षेत्र में सूखे से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया ही है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 19% जो भाग है तथा जो जनसंख्या का 12% जो भाग है वो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर क्या होता है, वो सूखे से, ड्रॉट से जूझता है, ग्रस्त होता है। जो भारत का देश का, वो भारत की बात हो रही है, ये देश की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे देश का 30% जो भाग है, जैसे कि 5 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं सूखे से। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सूखे का जो विभक्तिकरण है, मतलब कि उसका जो बंटवारा है, उसका डिवाइडेशन है, डिवीजन है, तो वो कैसे किया गया। सूखे 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो शुष्क सूखा होता है, सेकंड आंशिक सूखा होता है और थर्ड वास्तविक सूखा होता है। जो शुष्क सूखा होता है वो 15 दिनों तक जब वर्षा नहीं होती है, कितने इंच, 0.04 इंच से कम वर्षा होती है, 15 दिनों तक 0.04 इंच से कम वर्षा होना, उस एरिया को हम शुष्क सूखा बोल देते हैं, शुष्क एरिया बोल देते हैं, वहां पर शुष्क सूखा पड़ रहा होता है। आंशिक सूखा वो सूखा होता है जहां पर 29 दिनों तक 0.0 इंच या इससे भी कम वर्षा होती है, तो उसे हम आंशिक सूखा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो वास्तविक शुष्क है, वास्तविक सूखा है, जो कि 15 दिनों तक 0.0 इंच से कम वर्षा होती है। अब आप यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ 29 दिनों में, पूरे 29 दिनों में लगभग 1 महीने में 0.1 इंच कम होना और ये आधे महीने में 15 दिनों में 1.1 इंच कम होना, तो इसमें फर्क है, ये चीज जरूर देखना। तो ये वास्तविक सूखा, सबसे ज्यादा सूखा ये होता है। ये आंशिक सूखा मतलब कि ठीक है, नॉर्मल सा सूखा, और ये शुष्क सूखा की कम है, थोड़ा, इतना नहीं है, कम है।
ठीक है। जो भारत में सूखा वहां पड़ता है जहां की जो वार्षिक वर्षा होती है वो 60 सेंटीमीटर से कम हो और वर्षा से परिवर्तनशील 20% से अधिक हो। एक चीज आप यहाँ पर नोट करो कि भारत में सूखा वहां पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये देखो, जहां पर वार्षिक वर्षा 60% से कम हो, मतलब कि जो वर्षा है वो कम हो और परिवर्तनशील जो है वो ज्यादा हो। तो यही कहता है कि वार्षिक वर्षा 60% से कम हो और परिवर्तनशील 20% से अधिक हो। चीज हो गई ये क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलता है कि वर्षा बढ़ने से परिवर्तनशील कम होता है। वर्षा बढ़ने से परिवर्तनशील कम होगा, क्योंकि वर्षा कम है तो परिवर्तनशील याद है, अगर वर्षा बढ़ जाएगी तो परिवर्तनशील कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि सूखा वहीं पड़ता है, सूखा कहाँ पड़ता है, जहां की नहरी सिंचाई, नलकूप, जो नलके हैं या नहरी सिंचाई है उसका विकास ना हुआ हो, वहां पर सूखा पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या बोलता है, जो निष्कर्ष में क्या बोलता है कि सूखे का संबंध वर्षा की अल्पता से है, मतलब कि जहां पर वर्षा कम होगी, अल्पता है, वहां पर ही सूखे की कंडीशन आएगी। परिणाम स्वरूप मतलब कि इसका फलस्वरूप रिजल्ट क्या निकलेगा कि विश्व में किसी न किसी भाग में सूखा तो अवश्य पड़ता है। जैसे कि कुछ विकसित देश भी हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, डालिया है, इन जो एरियाज है ना, जो ये देश हैं, इनमें भी भयंकर सूखा आता है। हम ये कहें कि ये जो देश हैं वो विकसित हो चुके हैं, इनमें सूखा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो देश विकसित हो चुके हैं उनमें भी सूखा आता है। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, आज हमने देखा ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, सुनामी क्या होता है। सुनामी में हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी जो कि अल्लाह का बांध था, और नेक्स्ट हमने सूखा पढ़ा। और हमने इसके पिछली वीडियो जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो था हमारा ड्रॉट सूखा होता है, भूकंप मतलब कि अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, चक्रवात, साइक्लोन एंड भूस्खलन मतलब कि लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप जिसे बोला जाता है। ये 4 जो है हम वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस वीडियो को सुनने से पहले उस वीडियो को सुने तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं सुनी है, इसके बाद भी अगर आप सुन ले तो आपको जरूर समझ आएगा, बहुत अच्छी चीज है इसमें। ओके, जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम आपदा प्रबंधन के लिए करेंगे। हमने अब तक जो किया वो हमने अलग आपदाओं को लेकर किया, लेकिन अब जो हम करेंगे वो सभी आपदाओं को इकट्ठा लेकर चलेंगे। आपदा का प्रबंधन कैसे होता है, आपदा क्या होता है, आपदा के कारण क्या है, और आपदा से होने वाली नुकसान क्या है, या भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जो आपदाओं से निपटने के लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्या है कि हमारे आपदाओं का रोकथाम कैसे किया जा सकता है, और एट द एंड कंक्लूजन भी हम इसमें करेंगे। और उसके जो नेक्स्ट वीडियो, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो आप इसे भी जरूर कर लीजिएगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे CBDM मतलब कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है। उसके बाद NDRF मतलब कुछ फोर्सेस बनाई गई हैं, कुछ दल बनाए गए हैं, बल बनाए गए हैं जो कि आपदाओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे कि हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बोलते हैं वो। उसके बाद हमारा डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन प्लान हम करेंगे क्या होता है। फिर आपदा को प्रबंधन करने में, आपदा को मैनेज करने में हम मीडिया जो है वो क्या रोल प्रोवाइड करती है, हमें क्या रोल प्ले करती है हमें आपदाओं से बचाने के लिए, आपदाओं को मैनेज करने के लिए। उसके बाद सोसाइटी हमारी क्या रोल प्ले करती है। सोसाइटी में गवर्नमेंट हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर हमारे जो नेबर्स, यहाँ आएगा नेबर्स, तो जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करती हैं वो आएगा। एंड जो हमारे सोशल मीडिया है, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप, FB, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, तो वो हमारे लिए क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं, तो वो भी हम इसमें करेंगे। तो आज की वीडियो जो थी वो हमारी इसी चीज़ के ऊपर थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। And subscribe my channel and say to your friends to subscribe my channel. Thank you so much to listen me very carefully.